हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना कहाँ पर हो सकती है और ये ICDS की जो विभागीय संरचना है उसमें कौन कौन होते हैं, उनके क्या दायित्व होते हैं, उनमें आपके परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, इनके क्या क्या कार्य हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित बहुत सी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं ICDS से। ICDS जो है एक प्रकार से आंगनबाड़ियों का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ICDS जिसे हम कहते हैं एकीकृत या फिर समेकित, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। इंग्लिश में हम इसको जानते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। तो ICDS जो है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा का संक्षिप्त रूप है। इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन। शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इससे संबंधित ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आज की दिनांक से कितने साल पहले जो है इस योजना की शुरुआत हुई। तब आपको आज के दिनांक से ये 2 अक्टूबर 1975 माइनस करना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी की 106वीं, महात्मा गांधी जी की 106वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई थी। क्षेत्र क्या क्या है, यानी कहां कहां पर ये जो योजना है, स्कीम है, वो लागू है। तो इसका विस्तार जो है राज्य में अगर हम बात करें तो सभी विकास खंडों में, सभी विकास खंडों में इसका विस्तार है। लगभग 220 जो है सेवा परियोजनाएं, ICDS की परियोजनाएं चल रही है। उसमें 205 ग्रामीण एवं 15 जो है शहरी। इस प्रकार कुल 220 जो परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो है राज्य में 31 यानी 31 मार्च 2021 की स्थिति की अगर हम बात करें, 31 मार्च 2021 की स्थिति में तो 45,956 आंगनबाड़ी, इसके अलावा 5,630 मिनी आंगनबाड़ी कार्यरत थे छत्तीसगढ़ में। ये 31 मार्च 2021 की स्थिति में ये जो डेटा है। उद्देश्य क्या है, ICDS का उद्देश्य क्या है? तो चूंकि ICDS के जो हितग्राही हैं वो 0 से 6 वर्ष के बच्चे भी हैं, शिशुवती या गर्भवती महिलाएं भी हैं, किशोरियां भी हैं। तो इन सब का जो है पोषण, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखना, उनके बारे में उचित क्रियाकलाप करना, ये सारे जो हैं इसके उद्देश्य हैं। सबसे पहला कि बच्चों का उचित शारीरिक एवं मानसिक विकास,
सुनिश्चित करना, बच्चों का उचित शारीरिक व मानसिक, शारीरिक मानसिक केवल नहीं बल्कि सामाजिक भी ऐसा वातावरण प्रदान करके बच्चों का उचित शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास। जीरो से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की जो स्थिति है सुधारना, पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति सुधारना, मातृ शिशु मृत्यु दर जो है उनमें कमी लाना, मृत्यु दर, इसके अलावा कुपोषण, शाला त्याग, स्कूल छोड़ने की जो दर है वह रोग की स्थितियों में कमी लाना। बाल विकास के जो भी कार्यक्रम होंगे उनको लागू करने में, उनके क्रियान्वयन में जो है सहयोग करना इस परियोजना के तहत। बाल विकास के कार्यक्रमों के नीति निर्धारण, क्योंकि आईसीडीएस जो है नीचे लेवल पे काम करता है, कौन कौन हितग्राही हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, ये सारी रिपोर्ट जो है नीचे से ग्राम लेवल से ऊपर तक जो है आईसीडीएस के माध्यम से ही जाता है। तो उसके अनुसार कौन सी नीतियां बनाई जाएं, इस प्रकार डेटा जो है रॉ डेटा वो चूंकि आईसीडीएस देता है तो नीति निर्धारण में भी एक हिसाब से ये हेल्प करता है इस तरीके से। तो बाल विकास के कार्यक्रमों के नीति निर्धारण और उसके पश्चात नीति निर्धारण व उसके बाद कार्यक्रम को लागू भी यही करते हैं, कार्यक्रम को लागू या क्रियान्वित करने में विभागीय तालमेल बिठाना। इसके अलावा जो है सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से माताओं की जो क्षमता है, मातृत्व क्षमता यानी अच्छे माँ बनने की जो क्षमता है, उनकी क्षमता में वृद्धि लाना, क्षमताओं का विकास। ये सारे उद्देश्य जो हैं आईसीडीएस के हैं, ध्यान देंगे। आईसीडीएस के उद्देश्य हैं बच्चों के उचित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, मातृ शिशु मृत्यु दर, उसके अलावा कुपोषण एवं रोग की स्थिति में कमी लाना, बाल विकास के जो कार्यक्रम बनते हैं उनके नीति निर्धारण और नीति निर्धारण के पश्चात उनके क्रियान्वयन के लिए जो विभागीय तालमेल चाहिए उसमें सहयोग करना, और सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से यानी कि ग्राम या शहरी परिवेश में समुदाय के माध्यम से जो माताएं, गर्भवती माताएं हैं उनको शिक्षा देते हुए उनके अच्छी माँ बनने की राह जो है प्रशस्त करना, ये आईसीडीएस का उद्देश्य है। सामान्यतः 6 प्रकार की सेवाएं जो है आईसीडीएस के माध्यम से दी जाती हैं। बहुत संक्षेप में हम देख लेते हैं। पहला, टीकाकरण,
दूसरा जो है स्वास्थ्य सेवाएं। ये सारी जो सेवाएं हैं सामान्य रूप से आप देखेंगे कि आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाती है, आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से। संदर्भ सेवाएं, संदर्भ सेवाओं में ये सारी सेवाएं शामिल होती हैं कि अगर कोई कुपोषित या गंभीर कुपोषित स्वास्थ्य जनित समस्याएं हैं तो उनको फॉलोअप करना, ऐसी सेवाएं जो है संदर्भ सेवाएं कहलाती हैं। उसके अलावा जो है आपका पूरक पोषण आहार, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी शिक्षा, और इसके अलावा 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। ये सारी सेवाएं जो है आईसीडीएस के माध्यम से दी जाती हैं। अब इन चीज़ों को देखेंगे, ये चूंकि उद्देश्य में शामिल है, मातृ भी जो है, मातृ के लिए, माँओं के लिए, शिशुओं के लिए, उनके स्वास्थ्य आदि के लिए, उनमें कुपोषण की कमी लाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। तो इसके जो हितग्राही होंगे, हितग्राही भी उसी प्रकार के होंगे। तो हितग्राहियों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। आईसीडीएस परियोजना के जो हितग्राही होंगे, एक तो होंगे आपके 0 से 6 वर्ष के बच्चे, इसके अलावा जो आपके शिशुवती या गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती शिशुवती महिलाएं, 11 से लेकर 14 वर्ष की किशोरी बच्चियां जो सामान्य रूप से शाला त्यागी हैं, 11 से 14 वर्ष की किशोरियां, ये सामान्य रूप से शाला त्यागी किशोरियां हैं जो स्कूल छोड़ चुकी हैं। इसके अलावा 15 से 45 वर्ष की अन्य महिलाएं। ये जो है इसके हितग्राही हैं। चलिए आगे हम ये देखते हैं कि ये जो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी इसका जो क्रियान्वयन होता है, वो सामान्य रूप से किस प्रकार होता है, वो आंगनबाड़ियों के माध्यम से होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो बाल विकास सेवा योजना है, इसमें विभाग का ढांचा कैसा होता है। दो स्तर में इसको हम देखते हैं, एक तो जो है संचालनालय के स्तर पर कैसा होता है और दूसरा जिले के स्तर पर कैसा होता है। तो एक तो जो है संचालनालय में, और दूसरा जो होता है जिला स्तर पर। हालांकि विभाग का जो प्रमुख होता है वो संचालक या आयुक्त जो होगा वो हेड होगा संचालक का, संचालनालय का। और इसमें ध्यान देंगे उनके नीचे जो जो अधिकारी होंगे, कई बार परीक्षा में जो है पदानुक्रम से संबंधित प्रश्न पूछता है, हायरार्की से संबंधित जमाने के लिए। उसमें जमाना होता है कि कौन अधिकारी जो है बड़ा है, फिर उसके बाद कौन अधिकारी आता है, इस प्रकार का। तो ये जो हायरार्की हम लोग देखेंगे, पदानुक्रम, वो भी आपको याद होना आवश्यक है। संचालक के पश्चात जो होते हैं उनके नीचे वो होते हैं अपर या फिर अतिरिक्त संचालक, अपर या फिर अतिरिक्त संचालक। उनके अंडर होते हैं संयुक्त संचालक, इनके अंडर होते हैं उप संचालक, उनके नीचे होते हैं सहायक संचालक,
और उनके बाद जो है लेखाधिकारी, अकाउंटेंट और अन्य जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब होते हैं। सामान्य रूप से यहाँ तक नहीं पूछता, सहायक संचालक से ऊपर का जो है पदानुक्रम अक्सर जो है प्रश्नों में पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले होते हैं संचालक, उसके बाद अतिरिक्त या फिर अपर संचालक, फिर संयुक्त संचालक, फिर उप संचालक, फिर सहायक संचालक। ये जो है पदानुक्रम होता है। जिले में क्या होते हैं कि जो आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं वो होते हैं आपके जिले में प्रमुख, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिसको हम लोग जानते हैं डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। उसके नीचे जो होता है वो होता है आपका जिला महिला बाल विकास अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, DWCDO। उसके नीचे जो होते हैं वो होते हैं आपके बाल विकास परियोजना अधिकारी, CDPO, बाल विकास परियोजना अधिकारी, CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, CDPO, बाल विकास परियोजना अधिकारी। उसके नीचे होते हैं पर्यवेक्षक, जिसके पद के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हैं, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर। और उसके नीचे फिर होते हैं आपके कार्यालयीन स्टाफ, कार्यालयीन स्टाफ। उनके नीचे फिर जो होते हैं आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनके नीचे जो है आंगनबाड़ी सहायिका। तो ये पदानुक्रम देखने को मिलता है हमको जिले में। जिला कार्यक्रम अधिकारी, DPO, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जिले में हेड करते हैं आपके ICDS का। उनके नीचे जो होते हैं DWCDO होते हैं, जिला महिला बाल विकास अधिकारी। उनके नीचे CDPO, बाल विकास परियोजना अधिकारी, फिर सुपरवाइजर, फिर वहाँ ऑफिस में जो होते हैं वो छोड़ दीजिए, उनके बारे में नहीं पूछा जाता। फिर पर्यवेक्षक, फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो ये जो है स्ट्रक्चर बनता है। अब हम ये देखते हैं कि इनका DPO, DWCDO के बारे में, इनके अधिकार क्षेत्र के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जो CDPO होते हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी जो होते हैं, इनको वास्तव में जो है ध्यान देंगे, CDPO को ICDS का प्रमुख कार्यकारी कार्यकर्ता माना जाता है। कार्यकारी कार्यकर्ता का मतलब उसके इंप्लीमेंटेशन, उसके क्रियान्वयन से संबंधित प्रमुख जो कार्यकर्ता है वो है CDPO। तो CDPO के बारे में हम देखते हैं। CDPO यानी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, बाल विकास परियोजना अधिकारी। इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि इनके दायित्वों के बारे में देखते हैं। एक एक करके हम इनके दायित्व देखेंगे। सबसे पहले CDPO का देख लेते हैं, फिर पर्यवेक्षक का देखेंगे और उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का देख लेंगे। तो इनके बारे में क्या कहा जा रहा है CDPO के बारे में कि ये ICDS जो स्कीम है, ICDS के प्रमुख कार्यकारी कार्यकर्ता हैं। क्या काम होता है इनका? तो ये परियोजना के प्रभारी होते हैं, परियोजना के प्रभारी होते हैं। सामान्य रूप से ये जो परियोजना होती है, कोई एक परियोजना विकास खंड पे होती है। अगर विकास खंड की जनसंख्या 2 लाख से अधिक है तो एक ही विकास खंड में एक से अधिक परियोजना भी हो सकती है, परंतु सामान्य रूप से एक विकास खंड में एक परियोजना इस प्रकार देखने को मिल जाती है। तो परियोजना प्रभारी होते हैं ये। कार्यक्रम के जो भी प्रशासनिक कार्य हैं, आपके
कार्यक्रम के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो देखते हैं, ये प्रशासनिक कार्य। फिर ये जो टीम होती है, जो टीम मतलब इनके अंडर जो भी टीम है जिसमें पर्यवेक्षक और बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, इस टीम का संचालन करते हैं वो। परियोजना की रिपोर्ट तैयार करते हैं ऊपर अपने अधिकारियों को देने के लिए। परियोजना की रिपोर्ट तैयार करना। जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, लेखा पुस्तक जो भी है आदि का जो रख रखाव है इनके जिम्मे होता है। इसका रख रखाव का निरीक्षण आदि करना और ये सुनिश्चित करना कि जो भी लेखा पुस्तक आदि हैं उनका ढंग से रख रखाव हो रहा है। इसके अलावा कहीं पे अगर जन जागरूकता से संबंधित कोई कार्यक्रम आदि किए जाते हैं, यानी प्रदर्शन आदि होते हैं, तो उसकी व्यवस्था, प्रदर्शन या फिर क्या बोलते हैं आपके आयोजन की व्यवस्था जो है। फिर ये जो है मध्यस्थता का काम करते हैं, मध्यस्थता या फिर कड़ी का काम किसके किसके बीच? ऊपर के जो अधिकारी हैं यानी आपके DWCDO से ऊपर जो अधिकारी हैं उनके, और नीचे आपके जो पर्यवेक्षक हैं, पर्यवेक्षक तो सूचना मध्यस्थता का काम करते हैं। ये नीचे से जो सूचनाएं आएंगी, जो रिपोर्ट आएंगे उसको ऊपर भेजने का काम, ऊपर से जो कुछ आएगा उसको नीचे देने का काम, ये मध्यस्थता की कड़ी का काम ये करते हैं। और अपने नीचे जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती, उनकी प्रतिनियुक्ति से संबंधित उपाय वो करते हैं। भर्ती, प्रतिनियुक्ति से संबंधित उपाय। अगर कोई पर्यवेक्षक जो है छुट्टी में है तो उसकी जगह किसी दूसरे पर्यवेक्षक से अगर प्रभार निभाना है, तो इस टाइप के प्रतिनियुक्ति, भर्ती आदि संबंधित काम जो है CDPO करते हैं। ये CDPO का दायित्व होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि ICDS के प्रमुख कार्यकारी कार्यकर्ता कौन है, बोलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, आपके CDPO हैं। चलिए, CDPO के बाद पर्यवेक्षक के क्या दायित्व होंगे? तो पर्यवेक्षक के जो दायित्व होते हैं, पर्यवेक्षक तो पर्यवेक्षक सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइज करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो भी कार्य हैं उनको सुपरवाइज करना, लेकिन साथ में सहयोग भी करना। जो भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सहयोग मतलब बहुत से कार्यों में हो सकता है, रिपोर्ट आदि, आंकड़े आदि के संगठन आदि में सहयोग करना। इसके अलावा जांच करना, जांच जो सुपरवाइज करने को बोल रहे हैं क्योंकि सुपरवाइजर इनका नाम ही है। फिर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, मार्गदर्शन बहुत सारी चीजों में मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है कार्यकर्ताओं को। फिर नीचे स्तर पर जो ग्रामीण जो महिला समितियां बनती हैं उनका गठन कैसे करना है, उनको चलाना कैसे है, उनके संबंध में जो है मार्गदर्शन। महिला समिति के गठन, संचालन में मार्गदर्शन। इसके अलावा जो है आंगनबाड़ी का दौरा करना, निरीक्षण करना, का दौरा, निरीक्षण, ये सब जो है इनके काम है। इसके अलावा ये भी जो है मध्यस्थता का काम करेंगी, मध्यस्थता और परामर्श
नीचे आंगनबाड़ियों से जो भी रिपोर्ट आदि आ रहा है उसको ऊपर पहुंचाने का काम, और ऊपर से जो भी रिपोर्ट आदि आ रहा है उसको आंगनबाड़ियों तक, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम जो है ये पर्यवेक्षक करेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के क्या दायित्व होंगे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है एक हिसाब से फील्ड पर, आंगनबाड़ी की संचालिका होती हैं, वो फील्ड पर जो प्रमुख काम करना होता है, आईसीडीएस के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम हैं उनका क्रियान्वयन एक्चुअल में होता है आंगनबाड़ी से। तो बहुत सारे काम हैं, मतलब उन कार्यक्रमों को जो है क्रियान्वित करना, हितग्राहियों का चयन करना, पूरक पोषण आहार आदि का वितरण करना, फिर जो भी हितग्राही आदि हैं या वे वितरण आदि जो भी हो रहे हैं उनसे संबंधित जो भी आंकड़े हैं, जो भी डेटा है, जो भी रजिस्टर्स हैं, उन सबको मेंटेन करना। इसके अलावा समय समय पर जो भी दायित्व ऊपर से, यानी ऊपर अपने अधिकारियों से उनको मिलते हैं, जैसे टीकाकरण अभियान हो गए, या बीच में कहीं कहीं पे और कुछ जैसे कार्यक्रम, जैसे अभी बीच में हो रहा था आपके कोरोना का वैक्सीनेशन ही हो गया, तो ऐसे संबंधित कुछ भी निर्देश बीच में अगर अधिकारियों से आते हैं तो उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दायित्व होता है। उसके अलावा 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका अनौपचारिक शिक्षा, इसके अलावा जो महिला समूह आदि चल रहे हैं, महिला समिति वगैरह है, उनको मार्गदर्शन देना, ये सब जो काम होता है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का होता है। उसके नीचे हम बात करते हैं अगर आंगनबाड़ी सहायिका की, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उसके कार्यों में सहयोग देना वो सहायिका का काम होता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई, स्वच्छ पानी आदि उपलब्ध कराना, छोटे जो बच्चे हैं उनको उनके घरों से केंद्र तक लाना, फिर उनको वापस छोड़ने जाना, और अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित है तो उसकी जगह में उसके दायित्वों का निर्वहन करना, ये जो है आंगनबाड़ी सहायिका का दायित्व होता है। चलिए अगला हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। उससे संबंधित प्रश्न सामान्य रूप से पूछता है कि कितने की जनसंख्या, ये जनसंख्या पर आधारित होता है, कितने की जनसंख्या पर कौन से आंगनबाड़ी जो हैं रखे जा सकते हैं, कितने आंगनबाड़ी रखे जा सकते हैं, मिनी आंगनबाड़ी कहाँ पर जो है स्थापित किया जा सकता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो अगला हम इन्हीं को देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो केंद्र सरकार की अनुमति से खोले जा सकते हैं, हालांकि इसके बाबत जो प्रस्ताव है वो राज्य सरकार भेजती है, यानी खोलने का प्रस्ताव जो है राज्य सरकार भेजती है। किसे भेजती है? केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार उसे जो है पास करता है। केंद्र सरकार की अनुमति जो है ये स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है, परंतु उसको खोलने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। अगर स्वीकार कर देते हैं तो फिर आंगनबाड़ी केंद्र जो है खोला जा सकता है। आईसीडीएस में ध्यान देंगे, आईसीडीएस में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में आंगनबाड़ी प्लस जो परियोजना है, जो परियोजना भी जो है, जो कि परियोजना भी खुलता है, तो परियोजना प्लस आंगनबाड़ी केंद्र जो है किस हिसाब से खोले जा सकते हैं, इसके संबंध में निर्देश जो हैं उच्चतम न्यायालय ने दिए हुए हैं। उस निर्देश के अनुसार फिर सरकारों ने, राज्य सरकारों ने नियम बनाकर परियोजना स्वीकार किए हैं या फिर आंगनबाड़ी केंद्र खोले हैं। तो एक तो जो है आईसीडीएस के जो स्कीम्स हैं, आईसीडीएस के योजनाएं प्लस आंगनबाड़ी केंद्र खोलने हेतु
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार क्या निर्देश हैं, देखिए उनके निर्देशानुसार जो नियम बने हैं उसके अनुसार परियोजना की बात हम पहले करते हैं। परियोजना, जो परियोजना होगी तो ये विकास खंड को इकाई मानकर जो है परियोजनाएं तय की जाएंगी। यानी अगर एक विकास खंड है तो वहां एक परियोजना जरूर होगी, चाहे विकास खंड की जनसंख्या कितनी भी हो। विकास खंड को इकाई मानकर, यानी अब जो जनसंख्या जो भी हो, चाहे उस विकास खंड में जनसंख्या 5000 ही क्यों ना हो। दूसरा जो है जनसंख्या को आधार मानकर, जनसंख्या को आधार मानकर भी परियोजना जो है पास होती है। तो अगर 2 लाख से अधिक जनसंख्या हुई, 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले विकास खंड में एकाधिक परियोजना संभव है। यानी हर विकास खंड में एक परियोजना तो होगी ही होगी। विकास खंड को इकाई मानकर ही परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। लेकिन किसी विकास खंड में यदि जनसंख्या 2 लाख से अधिक है, उस कंडीशन में उस विकास खंड में एक से अधिक परियोजनाएं भी हो सकती हैं। तो ये 2 कंडीशंस हैं परियोजनाओं के लिए। दूसरा हम देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने के लिए क्या निर्देश हैं? आंगनबाड़ी केंद्र के लिए फिर ये निर्देश है, उसमें 2 कैटेगरीज हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है या तो ग्रामीण या शहरी परियोजना है, ग्राम या फिर शहर में, या फिर आंगनबाड़ी केंद्र जो है ऐसे जगह पर है जहां पर पहुंचना दुर्गम है, दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जहां पर सड़क ढंग से नहीं गई हो, नदी नाले वाले क्षेत्रों में। तो 2 कैटेगरी हम देख रहे हैं। पहला कैटेगरी हम देख रहे हैं ए कि शहरी या फिर ग्रामीण परियोजना, शहरी या ग्रामीण परियोजना। तो शहरी या फिर ग्रामीण परियोजना वाले क्षेत्रों में अगर जनसंख्या 400 से 800 के बीच है तब वहां पर एक आंगनबाड़ी केंद्र जो है खोला जा सकता है। अगर 800 से 1600 जनसंख्या है तो 2, अगर 1600 से 2400 है तो 3। इस प्रकार 800 के गुणक में ध्यान देंगे, 2 3, 800 के गुणांक में केंद्र जो है खोले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे जनसंख्या जो है 4000 हुई तब आप उसको 800 से भाग दे दीजिए, 5 केंद्र जो है वहां पर खोले जा सकेंगे। तो 800 के गुणा में ऐसा बढ़ते जाता है। जनसंख्या अगर 400 से 800 है तो 1 केंद्र, 800 से 1600 है तो 2, 1600 से 2400 है तो 3। इस प्रकार 800 के गुणांक में आंगनबाड़ी केंद्र जो है खोले जा सकते हैं जब परियोजना जो है शहरी या फिर ग्रामीण हो। और अगर जनसंख्या 150 से 400 है तब एक मिनी आंगनबाड़ी खोला जा सकता है। अगर जनसंख्या 150 से 400 के बीच में है, यानी कम से कम 400 जनसंख्या चाहिए आपको आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए। अगर उससे कम है और 150 से अधिक है
तब जो है एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, ये तो उस कंडीशन में हुआ जबकि परियोजना जो है शहरी या फिर ग्रामीण हो। अगर दुर्गम क्षेत्र वाले हों, यानी दो कंडीशन हो सकता है कि वो जनजातीय क्षेत्र वाले हो, जनजातीय या फिर दुर्गम क्षेत्र वाले हो, दुर्गम क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहां पर पहुंच जो है आसानी से संभव नहीं है, ऐसी जगहों पर अगर परियोजनाएं हैं या फिर जनजातीय क्षेत्रों में अगर परियोजनाएं हैं तो वहां पर यही जनसंख्या जो 400 से अधिक चाहिए थी एक आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए, वो जो है कम हो सकती है। ऐसे कंडीशन में 300 से 800 की जनसंख्या में जो है एक आंगनबाड़ी खोला जा सकता है। और ऐसे जगहों पर जो है मिनी आंगनबाड़ी खोलने के लिए जनसंख्या जो है आपको चाहिए 150 से 300, 150 से 300 पर जो है मिनी आंगनबाड़ी खोला जा सकता है। तो ये दोनों क्राइटेरिया जो है ध्यान देंगे दो कंडीशन में, एक तो जो है जब शहरी या ग्रामीण परियोजना है और दूसरा जो है जनजाति या फिर दुर्गम क्षेत्र की परियोजनाएं हैं इस कंडीशन में। आंगनबाड़ियों के माध्यम से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, उन सारे कार्यों का यहाँ पर ब्यौरा नहीं देखेंगे। कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण लगती हैं परीक्षा की दृष्टि से उन पर हम चर्चा करते चलेंगे। जैसे उन्हीं में से एक चीज है कि हितग्राहियों का आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए। हितग्राहियों का चयन करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोई भी कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन करते हैं तो स्वैच्छिक तो नहीं है कि जैसे आपके यहाँ बहुत सारे हितग्राही हो सकते हैं लेकिन आपने जो है एक दो हितग्राही चुन लिए और अपना काम खत्म कर लिया, नहीं। तो एक अनुपात देखा जाता है कि कम से कम इतने हितग्राही आप जो है चुने। अब वो अनुपात कैसे तय किया जाता है, तो हम बात कर रहे हैं हितग्राहियों के आदर्श अनुपात की। हितग्राहियों का आदर्श अनुपात, चलिए ये कैसे निकालते हैं। मान के चलिए कि किसी जनगणना वर्ष में, जनगणना वर्ष मतलब जैसे 2021 जनगणना वर्ष थी, नहीं हो पाई कुछ कारण से, ये कोरोना के कारण। हर 10 साल में जनगणना होती है, पिछली जनगणना हुई थी इसके पहले 2011 में। तो किसी जनगणना वर्ष में मान लीजिए कि जो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आदर्श अनुपात निकालने के लिए, एक उदाहरण लीजिए, काल्पनिक उदाहरण है कि 2011 में या किसी जनगणना वर्ष में, किसी जनगणना वर्ष में 0 से 6 वर्ष के बच्चे थे, मान के चलिए 15%, और गर्भवती शिशुवती महिलाएं थी उसी वर्ष में गर्भवती शिशुवती महिलाएं मान लो उसी वर्ष में थी 5%। अब ये सब आपके हितग्राही हैं, क्योंकि आईसीडीएस के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आपके जो हितग्राही होते हैं शिशुवती गर्भवती महिलाएं भी होती हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, किशोरियां भी होती हैं। अब किसी कार्यक्रम की अगर बात चल रही है और उस कार्यक्रम में मान के चलिए कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती शिशुवती महिलाएं जो हैं हितग्राही हैं। पूरे देश की जनगणना देखी गई, जनगणना तो पूरे देश की होती है, या छत्तीसगढ़ की अगर बात की गई तो मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं 15%, गर्भवती शिशुवती बच्चे हैं 5%। ठीक है, टोटल कितने हैं ऐसे हितग्राही? 20%। तब आपके क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसका कम से कम 20% या उसके आसपास हितग्राही आपके पास होने चाहिए। समझ रहे हैं? पूरे राज्य में जो स्थिति है उसका एक औसत लीजिए कि पूरे राज्य में अगर 20% हितग्राही हो रहे हैं
तो आपके एरिया में जो हितग्राही हैं उनका भी तो 20% होना चाहिए। ये जो अनुपात है ये आदर्श अनुपात है। अब ये कैसे निकालेंगे? तो मान के चलिए ये अनुपात आपके 1000 में देखा जाता है, 100 में नहीं। मतलब आप 1000 में, 100 में, किसी में भी देख सकते हैं। जैसे अब मान के चले कि 1000 की ही बात करते हैं, 20% होने चाहिए आपके हितग्राही। तो अगर 1000 हितग्राहियों में बात करें, मतलब 1000 जनसंख्या में, 1000 जनसंख्या में, अब मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 1000 है और हम जान रहे हैं कि राज्य में जो है कि 100 के पीछे 20% जो है, 20% लोग जो हैं हितग्राही हैं। तो 1000 की जनसंख्या में आप 20% निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे कि 1000 गुणित 20/100 और ये हो जाएंगे आपके 200। तो 200 हितग्राही होने चाहिए। जिस भी गांव की बात की जा रही है जहां पे 1000 की जनसंख्या है वहां कम से कम 200 हितग्राही होने चाहिए, तब इसको जो है आदर्श अनुपात मानेंगे। 200 क्यों होने चाहिए? क्योंकि पूरे राज्य में 20% जो है हितग्राही हो रहे हैं। ये एक आदर्श अनुपात है, जरूरी नहीं है कि इतने हों। किसी गांव में कम हितग्राही भी हो सकते हैं, किसी में भी ज्यादा, लेकिन अगर 200 के आसपास होते हैं तब अपन मानेंगे कि ये जो है आदर्श अनुपात है। फिर हम बात करते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य की। पोषण एवं स्वास्थ्य की बात करते हैं। पोषण का मतलब क्या है कि एक जीव को जीवित रहने के लिए बहुत सारी जैविक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं और इन जैविक क्रियाकलापों को करने के लिए उसे चाहिए ऊर्जा। तो इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो भी आहार लिया जाता है, उस आहार को लेने के बाद, आहार जिसको हम भोजन कह रहे हैं, उसको लेने के पश्चात शरीर उसका उपयोग करेगी ऊर्जा बनाने में, क्योंकि काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। शरीर में जो भी तोड़फोड़ टूट-फूट होती है उनके मरम्मत के लिए ऊर्जा चाहिए। तो भोजन का लेना, उन भोजन को बहुत सारी शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित करना और इससे अपने स्वास्थ्य संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो कहलाती है पोषण। तो पोषण का क्या मतलब है कि जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए, इसका मोटा मोटी अर्थ आप ले लीजिए कि जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु, जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक आहार, जिसको हम भोजन कहते हैं, आवश्यक आहार तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने हेतु, क्योंकि आहार बस लेने से तो काम नहीं होगा। यदि उससे ऊर्जा नहीं ले पाएगी शरीर तो उसके लिए कोई मतलब का नहीं है। उससे ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन है, अवशोषण है, अंतर्ग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है, उत्सर्जन है, ये सारी समस्त जैविक क्रियाएं, और इसके पश्चात इसका स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है, पर प्रभाव आदि का विज्ञान है। आदि का विज्ञान मतलब उसका विशिष्ट ज्ञान है। तो पोषण मतलब वो विज्ञान जो ये बताता है कि जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु जो आहार चाहिए, पोषण जो भोजन चाहिए, उसका अंतर्ग्रहण, उसको लिया जाना, उसका पाचन करना, उसका अवशोषण करना शरीर के द्वारा, फिर स्वांगीकरण करना, यानी कि शरीर को जिस प्रकार की ऊर्जा चाहिए या जो आवश्यकता चाहिए उसमें उसको बदलना, फिर उत्सर्जन करना, उसको फिर जो बेकार चीज़ है उसको बाहर कर देना मल या मूत्र के द्वारा, और फिर इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का जो अध्ययन है या इन सब का जो सार है वो कहलाता है पोषण। तो पोषण में स्वास्थ्य तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं पोषक तत्वों की, क्योंकि पोषक तत्वों से ही पोषण होगा। पोषक तत्व किससे मिलेंगे? भोजन से।
पोषक तत्व। पोषक तत्व मिलता है भोजन से। सामान्य रूप से हमारे भोजन में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है जो अनाज आदि में होता है। दूसरा होती है वसा, फैट जिसको हम बोलते हैं। तीसरा प्रोटीन। चौथा जो होते हैं आपके विटामिन्स हैं। और पांचवा जो है मिनरल्स वगैरह हैं, खनिज लवण जिसे हम कहते हैं, खनिज लवण। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? जो भी अनाज आदि हैं, अनाज, फल, अनाज, फल आदि में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा तेल, तिलहन, तेल, तिलहन, घी आदि में जो है वसा हुआ करती है। प्रोटीन जो है दाल, अंडा, मांस, इसके अलावा दूध आदि में जो है प्रोटीन हुआ करती है। विटामिन्स जो होते हैं वो जो हरे साग सब्जी हैं, हरे साग सब्जी, इसके अलावा कुछ कुछ जो विटामिन्स हैं वो दूध, मांस आदि में भी होते हैं। पर हरे साग सब्जी जो है मुख्य रूप से, हरे साग सब्जी, फल जो है विटामिन के स्रोत हैं। खनिज लवण जो है मुख्य रूप से हरे सब्जी या पानी से मिलता है। हरे सब्जी से इसलिए क्योंकि ये भी पानी से ही लेते हैं, नीचे जमीन से, जल से। तो ये मुख्य रूप से पोषक तत्व हैं जिनसे पोषण मिलता है। इनमें कुछ जो पोषक तत्व हैं वो आपके पोषण का मेजर पोर्शन बनाते हैं, बड़ा भाग बनाते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये जो है अधिकतर भाग बनाते हैं आपके पोषण का। इसलिए इनको जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी कि क्या कहा जाए इसको? बृहद पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इसको। और जो कम मात्रा में जरूरत है या आपके पोषण का छोटा हिस्सा बनाते हैं, जैसे विटामिन और खनिज लवण है, इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। या इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, सूक्ष्म मात्रा जिनकी आवश्यकता होती है वो है सूक्ष्म पोषक तत्व। और शरीर को जिनकी बृहद यानी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं बृहद पोषक तत्व। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा और प्रोटीन जो है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और विटामिन, खनिज लवण जो है आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। पोषण जो है वो संतुलित मात्रा में आवश्यक है, यानी ये सारे जो पोषक तत्व हैं उन सब का एक संतुलित अनुपात आपके भोजन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी कमी से फिर शरीर में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी बीमारी, बहुत सारे रोग आदि देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं संतुलित आहार की। सबको बहुत वन लाइनर समझेंगे एक एक चीज में कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सारे जो पोषक तत्व हैं वो संतुलन में हो, यानी सही पोषक तत्व जो हैं, सभी पोषक तत्व सही अनुपात में यानी संतुलन में। किसमें? आहार में। आहार की बात करें, संतुलित आहार। तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जो है सही अनुपात में हो वो है संतुलित आहार। स्वस्थ होने के लिए ये आवश्यक है। पोषण की जब हम बात कर रहे हैं, अगर पोषण की कमी हो जाती है तब हम उसे कहते हैं अल्प पोषण। पोषण की कमी कहलाती है अल्प पोषण। पोषण की अधिकता होती है अति पोषण।
ऐसा भी हो सकता है कि अधिकता में आपको पोषण मिल जा रहा है, ये भी शरीर के लिए ठीक नहीं है, अति पोषण। और अनियमित पोषण यदि होता है, अनियमित पोषण, तो वो जन्म देता है फिर आपको कुपोषण का। अब ये अनियमित पोषण बहुत सारी चीज़ों के कारण हो सकती है, समय पर पोषण ना मिल पाना, खान पान की गलत तरीके की आदतें, ये सारी चीज़ें। तो वन लाइनर आपको याद रखना है। कुपोषण के क्या कारण हो सकते हैं, उससे संबंधित प्रश्न शायद ही पूछे, पर सामान्य ज्ञान के लिए आपको पता होना चाहिए कुपोषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अज्ञान, एक तो आपको ज्ञान ही ना हो कि सही पोषण की आवश्यकता शरीर को होती है, कि अलग अलग प्रकार के चीज़ों को खाना हमारे सेहत के लिए ठीक होता है, इस बात का आपको ज्ञान ही ना हो। एक दूसरा, भोजन भ्रांति, खाने से संबंधित बहुत सारी सामाजिक भ्रांतियां हैं कि इस समय ये नहीं खाया जाता, इस समय वो नहीं खाया जाता, इसके बाद ये नहीं खाया जाता, इसके बाद ये नहीं पिया जाता, ये सारी भ्रांतियां हैं। अगर आप मानते हो तो हो सकता है उसके कारण आपको कुपोषण हो। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, आपको पता ही नहीं चले कि आप कुपोषित हैं, जांच ही ना हो। चौथा, निर्धनता, आपके पास इतना साधन ही ना हो कि पोषण के लिए जो जरूरी चीज़ें आपको चाहिए अपने आहार में वो मिल सकें, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सामाजिक कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिनमें सामाजिक कारण में ही आपके खान पान की रीतियां भी हो सकती हैं कि इस मौसम में ये नहीं खाते, उस मौसम में वो नहीं खाते, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उन सब के कारण जो है कुपोषण हो सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद, वो है पोषण तत्वों की कमी से होने वाले रोग। उसमें दो तीन चीज़ें हम लोग एक साथ देखेंगे कि कौन से जो पोषण तत्व हैं उसके स्रोत क्या हैं, दूसरा उनकी अगर कमी हो जाए तो उनसे क्या क्या रोग हो सकते हैं। इसको हम लोग सामान्य रूप से अल्पता के रोग कहते हैं। अल्पता यानी कमी से रोग, कमी से होने वाले रोग, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग अल्पता के रोग कहलाते हैं। तो हम उसमें देखेंगे कि पोषक तत्व क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके स्रोत क्या हैं, तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि उसकी कमी से रोग क्या होता है, और चौथा हम देख लेंगे कि उसके लक्षण क्या हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का जो स्रोत है दूध, अंडे, गाजर, दूध, अंडे, गाजर, पत्तेदार सब्जियां आदि। कमी से रोग होता है इसमें रतौंधी, रात को कम दिखाई देना इसका लक्षण है, रतौंधी। ये नाम याद रखेंगे भाई, प्रश्न में यही सब पूछता है कि आपको रोग का नाम दे दिएगा और पूछेगा कि कौन से विटामिन की या कौन से पोषक तत्व की कमी से हुई। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, लक्षण क्या है, रात में कम दिखना। कम दिखना जो है इसके लक्षण है। अगला है विटामिन बी1। विटामिन बी1, इसको हम लोग थायमीन के नाम से भी जानते हैं, थायमीन इसका वैज्ञानिक नाम है विटामिन बी1 का। मांस, अनाज, जहां जहां पर भी हम अनाज कहेंगे तो अनाज का मतलब समझ लीजिएगा होल ग्रेन की बात कर रहे हैं। होल ग्रेन मतलब कंप्लीट, वो जैसे चावल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बड़ा वाला चावल जैसा वो जिस अवस्था में है, अगर वो पीस लिया गया, उसका आटा बना लिया गया, तब जिस अर्थ में हम यहाँ पर अनाज कह रहे हैं वो उस अर्थ में नहीं है। जब हम अनाज लिख रहे हैं इसका मतलब होल ग्रेन, पूरा का पूरा, वो जिस अवस्था में है। तो मांस, अनाज, सेम, सूर्यमुखी के बीज आदि में जो है मिलता है विटामिन बी1 या थायमीन। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग में क्या होता है कि
जो तंत्रिका तंत्र है वो कमजोर पड़ जाती है, थकावट लगेगी, याददाश्त कम लगेगी और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। अगला है विटामिन B3, जिसको हम लोग नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3, हालांकि विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12 भी हैं, वो सब के बारे में पर हम लोग नहीं देख रहे हैं। नियासिन, विटामिन B3 ये मिलता है आपका मांस, अनाज, अनाज मतलब होल ग्रेन, मशरूम, फूटू जिसको हम जानते हैं, मूंगफली आदि में। इसकी कमी से होता है पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा क्या लक्षण है? दस्त होता है, त्वचा सूज जाती है, मनोभ्रंश होता है। मनोभ्रंश का मतलब है कि ऐसी चीजें आपको दिखती है या उसका आभास होता है जो एक्चुअल में होती नहीं है। चौथा विटामिन सी, जितने भी सिट्रस कुल की यानी नींबू के कुल के जो भी फल हैं, जिसमें संतरा, मौसम्बी आदि हैं, उन सब में होता है। खट्टे फल, सिट्रस कुल, कई बार ऐसा वैज्ञानिक नाम लेकर भी पूछ देता है। तो सिट्रस कुल यानी नींबू का जो परिवार है, नींबू परिवार के जितने भी फल हैं, वो स्ट्रॉबेरी आदि जो खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है। इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। मसूड़ों में सूजन हो जाती है, खून आने लगता है, घाव भरने में देरी होती है। घाव भरने में देरी, मसूड़ों में सूजन, खून आना। ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है कि मसूड़ों में खून आना, सूजन, ये सब कौन से रोग के लक्षण हैं या फिर ऐसा रोग किसकी कमी से होता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण जो है शरीर स्वयं करता है सूर्य की उपस्थिति में। तो एक तो जो है आपको चाहिए सूर्य की रोशनी, इसके लिए सूर्य की रोशनी। इसके अलावा दूध, मछली आदि जो है इसके स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इतनी कमजोर कि मुड़ जाती हैं। कमजोर हड्डी, इसमें धनुषाकार हो जाते हैं पैर, ऐसा आपने देखा हो तो ये रिकेट्स के लक्षण हैं। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई पाया जाता है बादाम, सूरजमुखी, मूंगफली, ऐसे तिलहन टाइप के जो बीज हैं, बादाम, मूंगफली, सूर्यमुखी के बीज। विटामिन ई की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, पाचन की समस्या होती है, बाल झड़ना, पाचन समस्या, ये सब जो है विटामिन ई की कमी से होते हैं। विटामिन के, रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन के जो है मांस, अंडों में पाया जाता है, मांस, अंडे आदि में पाया जाता है। तो इसकी कमी से रक्त के थक्के जमने में देरी होती है।
थक्का जमने में देरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो रक्त के थक्का जमने में मदद करता है विटामिन के, इसलिए इसकी कमी से जो है रक्त के थक्का जमने में देरी होती है। इसका मतलब अगर कहीं कट छिट गए तो खून जो है देर तक बहता रहेगा। ये सारे विटामिन हो गए। इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछता है कि इन विटामिन में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलता है और कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलता है, फैट में। तो ध्यान देंगे, एडेक, ADEK, ADEK, ये विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील है, ऐसा आप याद रखेंगे। एडेक वसा में घुलनशील है। विटामिन ADEK, ये चार जो विटामिन है, एडेक ऐसा आप याद कर लेंगे, ये जो है वसा में घुलनशील हैं। इसके अलावा जो बाकी विटामिन है यानी आपके बी और सी, ये जो हैं जल में घुलनशील हैं। शेष दोनों जो हैं जल में घुलनशील, बी व सी जो है जल में। तो जब आप एडेक याद कर लेंगे, ADEK वसा में घुलनशील, तो बाकी जो बच जाएंगी बी और सी वो जो है जल में घुलनशील, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये तो हो गए जो विटामिन्स हैं उनकी बारे में। सूक्ष्म पोषक तत्वों में हमने देखा था कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में आपके मिनरल्स भी हैं, तो इनकी कमी से क्या क्या रोग होता है। तो 8वां हम लोग देखते हैं आयरन की कमी से। आयरन, आयरन मिलता है अंकुरित दाल, गुड़, अंकुरित दाल, गुड़, इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें पालक प्रमुख है। कमी से होता है एनीमिया, जिसको हम कहते हैं रक्ताल्पता, रक्त की कमी। रक्त की कमी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। एक्चुअल में आयरन, हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख अवयव होता है वो होता है आयरन। तो हीमोग्लोबिन की कमी यानी आयरन की कमी, या आयरन की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, और रक्त की कमी कहलाती है एनीमिया। थकान होता है, मुंह के जो दोनों कोने होते हैं वो फटने लगते हैं और पीलापन दिखेगा आपके नाखूनों आदि में, जीभ में जो है छाले पड़ जाते हैं। ये सब जो है आयरन की कमी के लक्षण हैं और इसको हम कहते हैं रक्त की कमी को एनीमिया। अगला हम देखते हैं आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन के लिए आपको आयोडीन युक्त नमक चाहिए। आजकल सारे नमक जो हैं आयोडीन युक्त आते हैं, क्योंकि इसकी कमी से होती है घेंघा रोग, ये इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं गॉइटर, घेंघा रोग। और इस रोग में क्या होता है कि जो ग्रंथि है आपके स्वर यंत्र के पास, जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, वो अपना आकार बढ़ा लेती है अधिक थायरॉक्सिन बनाने के लिए, जिसके कारण यहाँ पर गांठ पड़ जाती है, बड़ा सा यहाँ पर फूल जाता है। तो गले में ग्रंथि हो जाती है, गले में सूजन, गले में सूजन, बड़ी सी ग्रंथि यहाँ पर लटकी हुई दिखती है। ये तो हो गए आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कारण। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें प्रोटीन की कमी के कारण दो प्रमुख रोग देखने को मिलते हैं आपके, ध्यान देंगे। प्रोटीन की कमी से जो कि आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उससे दो रोग देखने को मिलते हैं। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, जो भी प्रोटीन युक्त भोजन आप लेंगे जिसमें अंडे, मांस, मछली, दूध, दाल, ये सब जो हैं आपके प्रोटीन के स्रोत हैं। अंडे, मांस, दाल, दूध आदि जो हैं, अब दूध से बने पदार्थ, दूध मतलब दूध से बने पदार्थ, ये सब जो है प्रोटीन के स्रोत हैं। इनसे जो है दो रोग
प्रोटीन की कमी से देखने को मिलता है। एक तो जो है मरासमस और दूसरा जो है क्वाशियोरकर। दोनों याद रखेंगे, मरासमस और क्वाशियोरकर दोनों जो रोग हैं वो होते हैं प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से हालांकि दोनों होते हैं, लेकिन दोनों को अगर याद रखना है लक्षण, जो मुख्य पहचान अगर हम देखा जाए तो प्रोटीन की कमी चूंकि हो रही है, शरीर का जो मेजर पोर्शन है, शरीर के जो अंग हैं, अवयव हैं, वो मुख्य रूप से बने होते हैं प्रोटीन से। जाहिर सी बात है प्रोटीन की कमी हो रही है, इसका मतलब मांसपेशियां जो है विकसित नहीं हो पाएंगी, त्वचा जो है सिकुड़ी सिकुड़ी रहेगी, शरीर का विकास ढंग से नहीं होगा। ये सारे लक्षण तो होंगे ही, वजन में कमी आएगी। मेन जो लक्षण आपको मरासमस और क्वाशियोरकर में पहचान करनी है तो ये है कि मरासमस में जहां आदमी एकदम मरियल दिखता है, ध्यान देंगे, मरासमस में जो है वो एकदम मरियल दिखेगा, त्वचा जो है सूख चुकी होगी, सिकुड़ी हुई रहेगी, हड्डी जो है दिखने लगेगा एकदम, मतलब मरणासन न लगेगा। मरासमस में ऐसा मरियल दिखेगा, त्वचा सूख चुकी होगी। क्वाशियोरकर में इसके उलट होता है, शरीर जो है फूल जाता है, गाल वगैरह जो है फूल जाते हैं, पानी भर जाता है, तो फूला फूला दिखेगा। तो इसमें मतलब सूखा हुआ दिखेगा मरियल मरासमस में, लेकिन क्वाशियोरकर में जो है वो फूला हुआ दिखेगा, गाल वगैरह जो है फूल जाएंगे, पानी भरा हुआ सा लगेगा। तो इस तरीके से आप मरासमस और क्वाशियोरकर को पहचान सकते हैं। होता दोनों जो है प्रोटीन की कमी से। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, इसे लाइक करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।